मैं ट्यूसडे से जो स्टार्ट करूंगा, ट्यूसडे से जो कुछ भी मैं स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा। अगर तुम आज और कल का लेक्चर अटेंड कर लोगे अबू हुरैरा, या अगर कोई और ऐसा है जो लास्ट लेक्चर्स में नहीं था, तो कम प्रॉब्लम आएगी। मतलब आप कुछ चीजों के साथ यूज टू होंगे, ट्यूसडे से आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। और आशीष, तुम भी थोड़े दिन पेशेंस रखो, ये सब जो छूटा हुआ है ये सब बैकअप में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन शाहीन का आते ही, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो डीएल होता है वो एम्पीरियन लूप का एलिमेंट होता है। हाँ शाहीन, जो डीएल हम लेते हैं स्मॉल एलिमेंट, वो एम्पीरियन लूप का एलिमेंट है, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे लूप की। सो एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, एक क्वेश्चन दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर आपने एक वायर ली जो बहुत लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट। देखो बड़ी सीधी सीधी कैलकुलेशन होती है। जो लोग एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं जानते, अब वो रह रहा है ये मैग्नेट एम्पियर सर्किटल लॉ है, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल स्मॉल लाइन एलिमेंट है, आई करंट है। जैसे आपने गॉस लॉ किया था, तो उसी से मिलता जुलता एम्पियर सर्किटल लॉ है। सिर्फ फर्क इतना है, गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। तो ये लॉ कहता है, आपने एक क्वेश्चन कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से कुछ करंट आई पास हो रहा है, वायर से कुछ आर डिस्टेंस पर, यहाँ ये पॉइंट पी है, आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। तो आप यहाँ क्या करोगे, सो बी मान लो इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मुझे पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज पी से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लो। रेडियस भी एम्पीरियन लूप का आर ले लिया। जो लोग एम्पीरियन लूप के साथ यूज टू नहीं है, वो एम्पीरियन लूप को जैसे गॉसियन सरफेस होता है वैसे मान लो। सो कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस। एक रेडियस आर का आपने एम्पीरियल लूप ले लिया, यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कितना होगा, इट्स म्यू नॉट आई, दैट्स फर्स्ट। तो आपने एक एम्पीरियल लूप लिया, जिस एम्पीरियल लूप का रेडियस आ रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दिया, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब एक एक टर्म सॉल्व करो, आपको बी चाहिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी। भाई मैंने एम्पीरियल लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना सिखाया था, आप बता सकते हो मुझे डायरेक्शन क्या होगा? मैंने आपको सिखाया था एम्पीरियल लूप का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, मुझे बताओगे यहाँ पर इस एम्पीरियल लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। गुड, जो लोग भूल चुके हैं या नहीं आता, राइट हैंड लो, थंब रख दो करंट की डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड्स जा रहा है, थंब अपवर्ड्स रख दो, फिंगर का कर्वेचर बता देगा लूप का डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज कर्वेचर है तो लूप का डायरेक्शन इज एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन है लूप का। तो यहां अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा टेंजेंशियल जाएगा,
एम्पीरियन लूप है, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी, सिखाया था। एम्पीरियन लूप में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो आप इस बी डॉट डीएल को लिख सकते हो, इट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस यू, इट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। अब एम्पीरियन लूप पर बी कांस्टेंट होता है, तो आप बी को बाहर ले जा सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। बी कांस्टेंट है, बाहर ले गए, इट्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। डीएल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इट्स बी इंटू टू पाई। डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे पूरी लूप पे, तो बी इंटू टू पाई। भाई इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर है सबका? चलिए ये आपके क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ आई इनक्लोज देखो, ये जो लूप है, इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। तो आप आई इनक्लोज को आई कह दो, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब आप सिर्फ इतना काम कर दीजिए, 2 और 3 को 1 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को 1 में रख दीजिए। तो जब आप 1 में रखोगे, बी डॉट डीएल हो गया, इट्स बी इंटू टू पाई आर, म्यू नॉट आई इनक्लोज आई हो गया, बी आ गया म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस वायर से आप जितना दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। और मुझे बताइए यहां तक अगर कोई डाउट है। इतना लिख लो, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। नहीं शाहीन, अगर आप एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर लोगे तो उसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। असल में लॉन्ग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड में यहां लूं या यहां लूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी लॉन्ग वायर के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग वायर नहीं है, फाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो जाएगी, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे।
हाँ तो जैद देखिए इक्वेशन नंबर 1 के बाद जब आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल लोगे, दिस इज बी डी एल कॉस जीरो, इट्स बी डी एल, बी यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगा, इट्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। जब एम्पीरियन लूप है ना जेड जेड, तो बी और डीएल एक दूसरे के पैरेलल होगा, एंगल इज 0 डिग्री, तो इसे लिख दिया बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो गया, तो ये बी डी एल बच गया, बी यूनिफॉर्म में बाहर चला जाएगा, इट्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, तो ये आ गया बी डॉट डीएल इज बी इंटू टू पाई आर, आई इनक्लोज आई के इक्वल है, बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट आई, और बी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फाइका का क्वेश्चन था एम्पियर लॉ से स्ट्रेट कंडक्टर। फाइका अभी मुझसे किसी और ने पूछा था, मैंने भी जवाब दिया था कि अगर फाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आ जाएगा, फाइनाइट के लिए नहीं आएगा। देखो स्ट्रेट वायर तो ये भी है ना, देखो लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस इतना है ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आप यूज नहीं करते। इसे मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल conductor of radius a, calculate magnetic field in region first r is less than a, second r is greater than, और ये फिगर क्वेश्चन का पार्ट है। ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दिया आपको, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसका जो रेडियस है कंडक्टर का, इट्स रेडियस इज ए, आपको मैग्नेटिक फील्ड दो पॉइंट्स पे चाहिए, आर इज लेस देन ए मींस पॉइंट इनसाइड है, लेस देन ए का मतलब है पॉइंट इनसाइड है, ग्रेटर देन ए का मतलब है पॉइंट आउटसाइड। अगर वो कहता है लेस देन ए दैट मींस पॉइंट इनसाइड है, ग्रेटर देन ए का मतलब है पॉइंट आउटसाइड। वो कह रहा है यहां पर आप इस सेंट्रिकल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, तो देखिए अगर इसका मैं टॉप व्यू आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, है ना, पूरा स्ट्रेट वायर, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है, अगर यही सिर्फ टॉप व्यू में आपको ड्रॉ कर दूं, तो ये सर्कुलर है, इसका रेडियस ए है, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी चाहिए P1 पर, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी चाहिए P2, आउटसाइड नो सॉरी, और यहाँ इनसाइड भी चाहिए आउटसाइड भी चाहिए।
क्वेश्चन सबके समझ में आया? रेशम, शिबा, फायका, अयान, क्वेश्चन सबके समझ में आ रहा है? अभी जरा खुद भी ट्राई किया करो ना, जल्दी जल्दी आंसर्स आने चाहिए। रेशम, हरनूर, आंसर्स जल्दी जल्दी लिखा करो। अरमान, देखो अरमान, तुम्हें एक सिलेंडर दिया हुआ है, ऐसा मान लो ये पेन जो है ये सिलेंड्रिकल है, ऐसा सिलेंडर दिया हुआ है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, ये सिलेंडर है। आर इज लेस देन ए मीन्स इनसाइड द सिलेंडर, रेडियस ए है। आर इज ग्रेटर देन ए मीन्स आउटसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर। इसी तरह से सर्कुलर वायर है, आपको पॉइंट, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखा दूं, ये टॉप व्यू है, सिलेंडर है ना, ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे तो सर्कल ही तो दिखेगा। ये रहा, एक पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर। और जब आप कोई क्वेश्चन पूछे ना और उसके आपको आंसर मिल जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाए, तो एटलीस्ट ओके या कुछ लिख दिया करो, वरना मैं कैसे समझूंगा कि हुआ या नहीं हुआ। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अजीब सा क्वेश्चन है, अच्छा खैर करना तो पड़ेगा, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत रिपीट हुआ है। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, आर इज लेस देन ए मीन्स आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनसाइड। सो पहला काम आप करो, इनसाइड एक लूप कंसीडर कर लो। जिस लूप का रेडियस एक्स है, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस एक्स, या रेडियस आर ही लेते हैं ना, आर दिया हुआ उसने तो आर लेते हैं। रेडियस आर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लो। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब देखिए, पहला काम है इस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल को कैलकुलेट करना। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होगा, भाई देखो, ये तो अब स्टैंडर्ड रट जाना चाहिए आपको, हर जगह जहां एम्पीरियन लूप होगी वहां बी और डीएल पैरेलल होगा। डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर होता है, तो ये आ जाएगा पहले स्टेप में बी डी एल कॉस जीरो, बी बाहर ले जाओ, इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रल ऑफ डीएल 2 पाई आर होता है। मतलब ये तो ऑलमोस्ट हर जगह जहां आप सर्कुलर लूप लेंगे वहां बी डॉट डीएल बी इंटू 2 पाई आर आएगा। तो परेशानी है यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 2 तक तो बताइए मुझे। इक्वेशन नंबर 2 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझको, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए आई इनक्लोज। देखो आई इनक्लोज एक मेजर इशू, जो करंट पास होता है ना वो एरिया से पास होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर में जो करंट पास होगा वो करंट इस एरिया पर डिपेंड करता है, करंट इस एरिया पर डिपेंड करेगा, इस एरिया से आई करंट पास होगा। सो मैं लिख भी रहा हूँ इस चीज को, आगे के कई क्वेश्चंस में काम आएगा। करंट पास थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। सो अगर आप पूरा कंडक्टर ले रहे हो ना, पूरे कंडक्टर का एरिया को बताएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर मैं ये पूरा कंडक्टर ले रहा हूँ, इस पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा?
कंडक्टर ले लिया, एक एंड ले लिया, इस पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? यस, पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर ना, रेडियस तो ए है ना कंडक्टर का, पाई ए स्क्वायर। और इस पाई ए स्क्वायर से करंट कितना पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि करंट थ्रू पाई ए स्क्वायर इज आई। पाई ए स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हो रहा है। करंट थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से जो करंट पास होगा दैट्स आई बाय पाई ए स्क्वायर। यूनिट एरिया से आई बाय पाई ए स्क्वायर पास होगा। मुझे बताओगे इस लूप का कितना एरिया होगा? ये जो मैंने एम्पीरियन लूप ली हुई है रेडियस आर की, इसका कितना एरिया होगा? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास होगा, अच्छा ठीक है ना भाई, ये आ जाएगा आई बाय पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर बाय आई ए स्क्वायर आ गया। और इसी को ना हम आई इनक्लोज कहते हैं। इस इतने पोर्शन से जो करंट पास होगा उसी को आई इनक्लोज कहते हैं। तो यहाँ जो आई इनक्लोज है, ये आई इनक्लोज हो गया आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आई इनक्लोज थर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पी डॉट डी एल की वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टू और थ्री को आप वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप टू और थ्री को वन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा b इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय। जैद मुझे लगता है तुम चलते चलते ना सुनना छोड़ देते हो, जो टफ पार्ट होता है वो तुम्हारे समझ में आ जाता है, इजी वाला पार्ट तुम सुनना छोड़ देते हो। सुनो, ये था ना आई बाय पाई ए स्क्वायर, यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो आई बाय पाई ए स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से। 2 मीटर स्क्वायर के लिए जैद क्या करेंगे? जैद तुम्हारा आंसर आना चाहिए, चाहे सही या गलत, वरना फिर मैं तुम्हारे आंसर्स लेने बंद कर दूंगा क्वेश्चन। यूनिट एरिया से इतना करंट पास हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर से, 2 मीटर स्क्वायर से कितना पास होगा जेड? 1 मीटर स्क्वायर से जो करंट पास हो रहा है आई बाय पाई स्क्वायर, टू से कितना होगा? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये तो वन के लिए है, यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। टू के लिए क्या करोगे? इसे टू से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मीटर स्क्वायर के लिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। तुम्हें कितने एरिया से चाहिए? पाई आर स्क्वायर से चाहिए, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया। अजी जैद हुआ इतना, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई इनक्लोज आ गया आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में बी डी एल की जगह आप लिख सकते हैं बी इंटू टू पाई आर, आई इनक्लोज की जगह लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बी आ जाएगा। जी ये सिलेंडर की हाइट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, आई आर बाय टू पाई ए स्क्वायर।
सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आप आर बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ती चली जाएगी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना लिख लीजिए, फिर आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बताइए मुझे। जी फाई का हमेशा आई क्लोज रहेगा। आई क्लोज मीन्स वो करंट जो लूप के अंदर से जा रहा है, लूप के बाहर वाला करंट नहीं लेता। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे एक बार ट्राई करके देखो बी पार्ट खुद, जब बाहर कैलकुलेट करवा रहा है तो ये हो जाएगा आपसे। एक बार आप ट्राई करिए, ये आपसे जरूर हो जाएगा। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से पास होता हुआ आप एक लूप ले लो। इस लूप का रेडियस आर है, कॉइल का रेडियस है। करना जरा कैलकुलेट, यहाँ चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड। करो और आंसर लिखो चैट रूम में। गलत होने तो कोई बात नहीं, जो सीखा है ना लास्ट वाले सेक्शन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। ऐसे ही करते हैं फिजिक्स, एक बार सीखते हैं फिर अप्लाई करते हैं। ये पहले वाले से इजी है। करिए कैलकुलेट, बताइए क्या आ रहा है।
नायला का सही आंसर है। और किसी का? नहीं चाहिए। देखिए, आपने लूप यहाँ लिए, ऐसे लगाओगे ना, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इनक्लूड। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, शीबा का सही है। अब जब आप बी डॉट डी एल लोगे तो देखिए ये इंटीग्रल तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा है, इट्स बी इंटू टू पाई आर। दैट्स इक्वेशन नंबर। अब बचा आई इनक्लोज्ड। भाई ये एम्पीरियन लूप है, देखो ये है ना एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के अंदर तो पूरा कंडक्टर आ रहा है, पूरे कंडक्टर से करंट कितना पास हो रहा है? आई करंट। तो ये आई इनक्लोज्ड आई हो जाएगा। पहले वाले में प्रॉब्लम ये थी कि देखो ये कंडक्टर था और लूप इतनी थी, इस पूरे कंडक्टर से करंट जो पास हो रहा था वो आई था, लेकिन आपको इतने पोर्शन से पास होता हुआ करंट चाहिए था, इसलिए हमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ रहा है। लेकिन अब तो पॉइंट बाहर दिया है, लूप के अंदर पूरा कंडक्टर आ रहा है, आई इनक्लोज आई के इक्वल होगा। अब आया समझ में सबके? चलिए अब करिए, अब 2 और 3 को 1 में रखिए और अब मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए बी कितना आ रहा है। देखो फायदा तभी है जब तुम कैलकुलेट करो, मेरे लिखने से कोई फायदा नहीं होता। सब करो। आशीष ट्राई करो। हरनूर, रेशम, अबू हुरैरा। हाँ, अब सही आ रहे हैं आंसर। तो देखिए जब आप 2 और 3 को 1 में रखेंगे तो ये आ गया बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट आई। बी आ गया यहां से, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसी में ना एक पार्ट और जोड़ देता है, कहता है ओके ये तो पता चल गया कौन किसके प्रोपोर्शनल है, प्लॉट करके दिखाओ। दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, दैट मीन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ये है आर इक्वल टू ए, वो कहता है बी वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करो, ये तो सरफेस है, ये लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब है ये रीजन इनसाइड है, ग्रेटर देन ए इसका मतलब है ये रीजन आउटसाइड। जब आप इनसाइड लेंगे ना आर इज लेस देन ए में, तो मुझे बताओगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है इनसाइड?
अगर आपने आर इज लेस देन ए ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वेरी कैसे कर रही है, देखो जरा इनसाइड क्या एक्सप्रेशन था मैग्नेटिक फील्ड का, आर के साथ कैसे जा रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आउटसाइड कैसे जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ का नेचर क्या होता है, ग्राफ कैसा होगा अगर कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेरी गुड। देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहां ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो ये ग्राफ है बी वर्सेस आर ग्राफ के इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लिख लीजिए। चलिए सबने लिख लिया, रब कर दूं इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आया एनसीईआरटी का है तो सॉल्व एग्जाम्पल, ये बहुत आया हम पे सभी का। अच्छा चलिए सर, रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए। एक और अच्छा कुछ थ्योरी कर लेते हैं सोलनॉइड। देखो सोलोनॉइड में क्या होगा, सोलोनॉइड क्लास 10 तक आप पढ़ते भी हैं, आप सुनते भी हैं। सोलोनॉइड क्या, आपने वायर ली, वायर के कुछ टर्न्स ले लिए, और उन वायर के टर्न्स को, वायर ली उसके कुछ टर्न्स आप लेते चले गए आगे। अब उन वायर से जब आप करंट पास कराओगे तो वायर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, उसे आप सोलोनॉइड कहते हैं। यूजुअली कुछ ऐसे सुना जाता है, सोलोनॉइड की आयरन लेते हैं, आयरन के ऊपर वायर के टर्न्स ले लेते हैं, फिर उस वायर से करंट पास कराते हैं और वो वायर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, दैट्स सोलोनॉइड। अब सोलोनॉइड में जरूरी नहीं है कि आयरन के ऊपर वायर के टर्न्स हो, वायर की अगर कुछ टर्न्स हैं उन टर्न्स को भी सोलोनॉइड कहते हैं। तो सोलोनॉइड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर। अगर आपने एक इंसुलेटेड वायर ले ली, उस इंसुलेटेड वायर के आपने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए तो उसे आप सोलोनॉइड कहोगे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड। अब आयरन या जिसके ऊपर भी आप वायर के टर्न लोगे उसे कोर कहते हैं। अगर आपने वायर के टर्न एयर के ऊपर ले लिए तो कोर एयर है, वायर के टर्न्स आयरन पर ले लिया तो कोर आयरन है। टिपिकली एक सोलेनॉइड को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये वाइजेड प्लेन में, मीन्स ऐसे नहीं है टर्न्स, ऐसे बाहर आ रहे हैं। अगर आप अपनी कॉपी में लोगे ना तो ये ऐसे आप बाउंड कर रहे हो, ऐसे आप बाउंड करते चले जा रहे हो, ये आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है वाइजेड प्लेन। करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये करंट फ्लो कर रहा है आई कर। तो ऐसा हो रहा है, करंट बाहर आता है फिर अंदर जाता है,
फिर ऐसे बाहर आया, फिर अंदर गया, ऐसे करंट घूम रहा है। अभी सोलोनॉइड में हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। पहला है स्मॉल एन। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलोनॉइड की यूनिट लेंथ में जो टर्न्स हैं दैट आर स्मॉल एन। आई हम यूज करते हैं करंट थ्रू ईच टर्न। हर टर्न से जो करंट पास होगा दैट करंट इज आई। हर टर्न से आई करंट पास हो रहा है, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करूं, लाइक ये सोलोनॉइड है, मान लो ऐसी है सोलोनॉइड, जैसे मेरा ये पेन है, मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ बीच में। सोलोनॉइड थी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैंने इसे काट दिया। सो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ड्यू टू सोलोनॉइड। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू डॉट ये बता रहे हैं कि वायर करंट ऐसे घूम रहा था ना, मैंने बीच में से काट दिया उसे। इससे एक मिनट रुको, मैं दिखाऊं तुम्हें दिखता कैसे। इसे ऐसे मान लो कि ये सिलेंड्रिकल जो मैंने पीस लिया हुआ है, ये सोलोनॉइड है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ऐसा है, ये वाला। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए क्या किया मैंने ना, इसे यहां से काट दिया, इसे यहां से ऐसे करके काट दिया। जब ऐसे करके काट दूंगा तो क्या दिखेगा आपको? आपको लगेगा कि एक तरफ से करंट बाहर आ रहा है, दूसरी तरफ से करंट एंटर कर रहा है। जब कट कर दोगे तो वो क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे दिखने लगेगा। मुझे बता दो, दो व्यू समझ में आ गए? ये वाला ऐसे रखा हुआ है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसे मैंने बीच में से ना ऐसे लेंथ के लॉन्ग काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा मैं आपको दिखा। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम जो सोलोनॉइड यूज कर रहे हैं ना, हम सोलोनॉइड यूज कर रहे हैं लॉन्ग सोलोनॉइड। अगर एक लॉन्ग सोलोनॉइड है तो उसके लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन है। पहली अप्रोक्सीमेशन, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म अगर लॉन्ग सोलोनॉइड है तो उसकी अप्रोक्सीमेशन है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म।
सो अगर मैं आपसे कहता हूँ लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि ये जो रीजन है इस रीजन में यूनिफॉर्म इन सेंट्रल रीजन, ये जो सेंटर है ना, सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होगी अगर सोलेनॉइड लॉन्ग है। दूसरी अप्रोक्सीमेशन, अगर ये सोलेनॉइड लॉन्ग है तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is negligible. सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल, जीरो ऑलमोस्ट। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट। सो हम जो कुछ भी आगे डिराइव करेंगे हम डिराइव करेंगे फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, और लॉन्ग सोलेनॉइड में भी सेंट्रल रीजन। अगर सोलेनॉइड लॉन्ग नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी नहीं पूछेगा ऐसी सोलेनॉइड जो लॉन्ग ना हो, सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड पूछता है। इतना लिख लीजिए प्रीसर अब तक। फाइबर सोलोनाइड को हम करंट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इसलिए करंट एंटर करता है। आप सेल से कनेक्ट करोगे इसलिए करंट एंटर करेगा। अगर करंट पास नहीं कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी। चलिए इसे रब करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कि एक सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब तक हमेशा हमने सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया था, लेकिन यहां पर स्ट्रेट नहीं दिया हुआ है, तो यहां आपकी सर्कुलर लूप कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी। नहीं नायला शॉर्ट हो जाएगा ना सर्किट। अगर आपने इंसुलेटेड की जगह अनइंसुलेटेड वायर ले ली तो जब आप टर्न्स लोगे तो वायर जैसे ऐसा है, अगर आपने वायर इंसुलेटेड नहीं ली तो वायर ऐसे आ जाएगी। वायर ऐसे आ गई सर्किट शॉर्ट कर देगा। इसलिए जरूरी है कि वायर इंसुलेटेड, बहुत थिन कॉपर की कवरिंग यूज करते हैं। तो ये आपने सोलोनॉइड ली हुई है। इस सोलोनॉइड के सेंट्रल रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, सोलोनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ये वो मैग्नेटिक।
आपने क्या है कि एक स्क्वायर लूप कंसीडर कर ली, जो हम एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, दैट एम्पीरियन लूप ये है, इस शेप की मैंने एम्पीरियन लूप ले ली। एम्पीरियन लूप का कुछ नाम दे देते हैं। दिस इज एम्पीरियन लूप ए बी सी डी, और ये डायरेक्शन है एम्पीरियन लूप का। एम्पीरियन लूप की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एम्पीरियन लूप की, ये लेंथ एल है। सो कंसिडर an Empyrean loop of side L। आप एक एम्पीरियन लूप ले लो जिस एम्पीरियन लूप की हर साइड L, ये आपने एम्पीरियन एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दीजिए। आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करोगे, B डॉट डी एल ओवर द कंप्लीट लूप, इट्स ए बी सी डी, which is mu naught I increase। mu naught I increase। अब जब आप B डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे ओवर द एंटायर लूप, सो यहां पर ये सर्कुलर लूप नहीं है कि आप एक स्टेप में कैलकुलेट कर दो, आपको इसे डिवाइड करना होगा। ए से बी लेना होगा, बी डॉट डी एल, फिर आप बी से सी लोगे, बी डॉट डी एल, फिर आप सी से डी लेंगे, बी डॉट डी एल, फिर आप डी से ए लेंगे। ए से बी से सी से डी से ए। हर पार्ट के लिए आप अलग कैलकुलेट करेंगे। यहां तक लिखिए, और एक बार ना आप ट्राई कीजिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की। अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम तो है, पहले से इतना लिख लो, फिर एक बार इस इंटीग्रल को खुद ट्राई करना, हर इंटीग्रल। सिर्फ इतना देखना कि बी और डीएल में एंगल क्या है। जब ए से बी जा रहा है ना, तो डीएल यहां पर है, ये डीएल है, ये डीएल हो जाएगा, ये डीएल हो जाएगा, और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। बहुत इजी इजी इंटीग्रल्स हैं, जरा सिर्फ बी डॉट डीएल ओपन करने की कोशिश करिए आप लोग। इतना लिखिए, बी डॉट डीएल ओपन करने की कोशिश कीजिए। फायदा ये इंटीग्रल सॉल्व करना है ना, हम तो मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव कर रहे हैं।
ठीक है, एक मिनट और, एक आध लोग और कर लें। तो देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, जब ए टू बी होगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट सेम डायरेक्शन में। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस। जब आप सेकेंड टर्म लोगे बी से लेकर सी तक, तो ये होगा बी डी एल। देखिए बी से सी तो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, एंगल 90 डिग्री। जब आप सी से डी लोगे, बाहर जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। जब आप डी से ए आ रहे हो, फिर एंगल 90 डिग्री। सब जीरो हो गया सिवाय इसके। यहां भी बी यूनिफॉर्म है, बाहर ले जाओ। आप यहां लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज बी इंटू एल। डीएल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एल बच जाएगा। अरमान, लॉन्ग अगर सोलोनॉइड है ना, तो उसमें एक ये भी अप्रोक्सीमेशन थी, अगर सोलोनॉइड बहुत बड़ी है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के कंपेरेबल ऑलमोस्ट जीरो थी। लाइक अगर अंदर 1000 टेस्ला है तो बाहर वन भी नहीं होगी, तो अंदर के कंपेरेबल बाहर नेग्लिजिबल। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आई इनक्लोज चाहिए। तो देखो जरा, हमने जो आई लिया था, मैं फिर आई को डिफाइन, अच्छा इतना लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं, फिर देखते हैं आई इनक्लोज क्या है। मीनवाइल आप खुद ट्राई कीजिए, एक टर्न से पास होता हुआ करंट पता है आपको आए, इतना लिख लीजिए, आई इनक्लोज कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आई इनक्लोज कितना होगा। नहीं, अभी अभी नहीं आया, अभी तो करंट भी चाहिए ना, आई इनक्लोज भी चाहिए। एन आई नहीं, इतना लिख लिया ना सबने, ये सब रब कर दूं मैं। तो देखिए, हमने जो आई लिया था ना, करंट आई,
वो करंट आया था करंट थ्रू ईच टर्न, करंट थ्रू ईच टर्न। अगर आप पीछे पलट कर देखो तो स्मॉल एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट स्मॉल है। आपकी सोलोनॉइड की लेंथ कितनी है? एल। यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स हैं, जैद बताओ जरा एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? जैद, अगर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं तो एल लेंथ में बताइए कितने टर्न्स होंगे? हाँ, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, एल लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दे आर एन इंटू एल। सो ये जो आई इनक्लोज्ड है ना, आई इनक्लोज्ड का मतलब है पूरी सोलोनॉइड से कितना करंट पास हो रहा है। एक टर्न से आई करंट पास हो रहा है, तो कैपिटल एन टर्न से कितना करंट पास होगा? एन आई। ऐसी होगा। यूनिट लेंथ से एन, एन टर्न्स है, एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? एन एल। एक टर्न से इतना करंट पास हो रहा है, एन टर्न से कितना करंट पास होगा? एन आई। एन को क्या लिख सकते हो? स्मॉल एन इंटू एल, तो एन एल आई। आई इंक्लोज एन एल आई आ गया, ये इक्वेशन थी। यहां तक बताइए, मुझे बात समझ में आ रही है सबके? आई इंक्लोज इज एन एल आई। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है सबका? अच्छा, अगर 3 क्लियर है तो आप एक काम कीजिए, 3 और 2 को 1 में रख दीजिए। करिए, इतना काम करके देखिए। 3 और 2 को उठाइए और 1 में रख दीजिए और देखिए कितना आ रहा है एक्सप्रेशन। करिए, बी निकालिए। हाँ, वेरी गुड। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी डॉट डी एल था बी एल म्यू नॉट, आई इनक्लोज की जगह एन एल आई रख दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। शाहीन, सारे इंडिपेंडेंट लेंथ से इसलिए आ रहे हैं कि हर जगह अगर तुमने देखा हम एक लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। थोड़ा बहुत अगर बायर सेविट्स लॉ में स्टार्टिंग में याद है तो लॉन्ग में अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, एंगल कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग वायर की कैलकुलेशंस आसान भी होती हैं और सब लेंथ और एंगल से इंडिपेंडेंट आता है। लेकिन अगर इसे मैं फाइनाइट कर दूं, सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर फाइनाइट कर दूं तो आपको साफ दिखने लगेगा कि अब लेंथ वाली टर्म्स, एंगल वाली टर्म्स आने लगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ इसीलिए क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्ग होने की। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ऑल दो एंड्स की कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया मिडल रीजन में। अगर हम एंड्स पर कुछ कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई,
जब हम एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई। ये आपको डिराइव नहीं करना, बस याद रखना। ये तो मिडिल रीजन में अगर गलती से कभी एंड्स पे पूछ ले, ऑल्दो एंड्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, एंड्स पर हमेशा होगा म्यू नॉट एन आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलोनॉइड। हमेशा याद रखना है लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए, अभी कोर क्या है? अभी जब हमने सॉल्व किया है म्यू नॉट ले रहे हैं, तो कोर क्या है? फायदा तुम सुनती नहीं हो। ये जो पोर्शन है ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये एंड्स पर है, ये मिडल रीजन में। ये तो सेंट्रल रीजन में हमने डिराइव किया, अगर वो एंड्स पर पूछ ले तो हाफ होता है। ये हाफ हम यहां से डिराइव नहीं कर सकते, ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ से डिराइव होगा। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, अगर गलती से कहीं कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इफ कोर ऑफ सोलेनॉइड is of material having permeability mu r। यहां पर म्यू नॉट यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स मीडियम एयर है। एयर की जगह अगर कोई और मीडियम होगा तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई, म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई। चलिए इतना लिख लीजिए। ओके, चलिए अगर इतना लिख लिया तो इसे यहीं छोड़ते हैं। चलिए आज ही छोड़ते हैं, कल मॉर्निंग सेम टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।